Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. By the name of Allah, the most merciful and gracious. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अ, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी हमने क्लास में भी ऑलमोस्ट 15 to 16 17 स्लाइड्स कवर भी की थी, ठीक है। दैट इज इथिकल वैल्यूज। सो वैल्यू के हवाले से हमने काफ़ी डिस्कशन की कि वैल्यू क्या है। सो वैल्यू इज बेसिकली, एक मिनट ऊपर करो, इशू ना। वैल्यू वैल्यू मैंने आपको कहा था कि एक बिलीव्स होते हैं, ठीक है, कि द समथिंग दैट इज गुड एंड डिजायरेबल, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि वैल्यू इज बेसिकली वो बिलीव हो कि दैट इज वर्थ ऑफ समथिंग। यानी वर्थ का मतलब क्या था? मैंने आपको कहा था कीमती, यानी वैल्यूएबल, यानी जिसको हम कहते हैं ना बहुत मुअज़्ज़ज़। सो अब ये वैल्यू मुख्तलिफ चीज़ की हो सकते हैं, ठीक है। मतलब इंसान की भी हो सकते हैं, मैटर की भी हो सकते हैं, या कोई एक्शन की भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो वैल्यू वैल्यू वही है, या वो बिलीव, जब आप अपना प्रैक्टिस, अपना स्टैंडर्ड फॉलो करते हो, या और वो प्रैक्टिस आपकी बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट इज योर वैल्यू, ठीक है। सो ये हमने आज डिटेल से डिस्कस किए सारी, ठीक है। फिर मुख्तलिफ इसके एस्पेक्ट्स जो है वो भी हमने डिस्कस किए। वैल्यूज़ और वैल्यू सेट भी हमने डिस्कस किए। वैल्यू सिस्टम क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किए। बिलीव्स क्या है, पर्सनल वैल्यू भी हमने डिस्कस की क्लास में। प्रोफेशनल वैल्यू भी डिस्कस किए। वैल्यू क्लैरिफिकेशन भी मैंने इन डेप्थ डिस्कस किए, इन वेरी बिग डिटेल, ठीक है। फिर हाउ टू गेट द वैल्यू, तो वो भी मैंने वन बाय वन आज क्लास में डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लेरिफाइंग द नर्सिस वैल्यू वो भी हमने डिस्कस किए। क्लाइंट वैल्यू वो भी हमने डिस्कस किए, ठीक है। और कौन से क्या मसला हो सकते हैं अगर फॉर एग्जांपल एक इंसान की बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो वो बिहेवियर कौन कौन से पैरामीटर्स है जिसकी वजह से आपकी वैल्यूज डिमोरलाइज होते हैं या ख़त्म कमज़ोर हो सकते हैं। सो उसमें भी हमने इग्नोरेंस और ये सारी चीज़ें आज हमने क्लास में डिस्कस की, ठीक है। अच्छा, अब हम इस अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। जो टॉपिक है, यानी जितना इंसान के एज बढ़ते हैं, जितना इंसान मेच्योर होता जा रहा है, ठीक है, तो उतना इसका वैल्यू जो है इफेक्टिव रहता है, या इनका वैल्यू इंक्रीज हो जाते हैं। लेट्स सपोज एक पेशेंट है ना, एक बच्चा, एक बच्ची, इसका एज 1 से 7 साल तक है। सो इट टोटली जो इसका वैल्यू डिपेंड करते हैं वो पेरेंट्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर इसके जो वैल्यू, लेट सपोज बच्चा 8 से 13 साल के होते हैं, तो टीचर्स इन्हें एग्जांपल, या इसका जो हीरोज या स्पोर्ट्स वगैरह टीवी, उन लोगों को फॉलो करते हुए इसका एक वैल्यूज बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब बच्चा या एडोलेसेंट एज में जाते हैं 14 to 20 ईयर्स में, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, अपने लिए कुलीग्स बनाते हैं, फ्रेंडशिप शुरू कर देते हैं और उनसे वैल्यूज हासिल करते हैं, या उनकी माबेन जो अपना वैल्यूज बढ़ा देते हैं। फिर मैंने आपको ये जो नेक्स्ट स्टेप है, लेट सपोज एज 21 साल से भी ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि आपका जो वैल्यू होते हैं वो एस्टेब्लिश हो जाता है, क्योंकि 21 साल से ऊपर फिर बंदा शादी भी कर लेते हैं, इसका अपना फैमिली होते हैं। सो दैट बिकम एस्टेब्लिश रिलेशनशिप। सो इसमें फिर क्या होता है कि यू may टेस्ट योर वैल्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अच्छा जी, अब कॉमन मोड्स ऑफ वैल्यू ट्रांसमिशन, यानी अगर हम वैल्यूज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं तो कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है, कौन कौन से मूड्स हैं। तो द फर्स्ट वन इज मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होते हैं? मॉडलिंग का मतलब ये होते हैं कि अ, जब ये बच्चों में हम अब कहते हैं ना मॉडल, ठीक है। मॉडलिंग असल में जो बाकी लोग जो काम करते हैं ना, और आप इसकी तरह काम शुरू कर दे तो मिमिक्री की तरह। सो ज्यादातर जो बच्चे होते हैं ना अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड मॉडलिंग। फिर दूसरा होते हैं मोरलाइजिंग। मोरलाइजिंग क्या होते हैं कि
इसमें बच्चे जो है मुख्तलिफ वैल्यू सिस्टम, यानी कंप्लीट जो आपकी वैल्यूज होते हैं, यानी लेट्स सपोज बच्चे ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि मस्जिद जाना, मस्जिद में जाते वक्त एहतराम से जाना, वहाँ पे आराम से बैठना, बातें न करना, ठीक है। साथ साथ ये जो फर्दर भी वो जिक्र अस्कार ये शुरू कर देते, तो ये थोड़ा एडवांस में जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि चिल्ड्रन taught a complete value system that allow little opportunity to wear different values, ठीक है। यानी इसमें बच्चे तो इतना उसकी मेच्योर माइंड सेट नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं कि न्यू न्यू चीज गेन करें। सो उस कंडीशन को फिर हम क्या कहते हैं, मोरलाइजिंग कहते हैं। यानी स्टार्ट में जब बच्चा पैदा हो जाते हैं ना, तो इनिशियली अगर आप लोगों ने साइको सोशल फ्लूइड साइको सोशल थ्योरी पढ़ा है, तो इनिशियल तो ओरल स्टेज होता है, फिर एनल स्टेज के बाद फिर बच्चा थोड़ा मतलब कॉन्शियस हो जाते हैं ना। तो वो फिर क्या करते हैं कि माँ बाप उसका जो हरकत करते हैं, ये जो काम करते हैं, इसकी मिमिक्री करते हैं। फिर साल 2 साल और गुजर जाते हैं, तो फिर ये कुछ और एक्स्ट्रा चीजें शुरू कर देते हैं। मतलब वो अब माँ बाप जो करते हैं वो भी करते हैं, लेकिन साथ में और भी इसमें थोड़ा बहुत इन डेप्थ जाते हैं। सो उसको फिर हम मोरलाइजिंग कहते हैं। एक होते हैं लेस इज फेयर, ठीक है। अगर आप लोगों ने लीडरशिप इन मैनेजमेंट पढ़ा है, तो इसमें 3 किस्म की लीडरशिप इन मैनेजमेंट में 3 टाइप्स होते हैं ना। एक होते हैं ऑटोक्रेटिक, और एक होते हैं डेमोक्रेटिक, और एक होते हैं लेस इज फेयर। सो लेस इज फेयर वो रिलेशनशिप होते हैं या वो लीडरशिप मैनेजमेंट होते हैं कि जिसमें जो आपके एम्प्लाई होते हैं ना, एम्प्लाई आपस में जो भी डिसाइड कर लेते हैं। मतलब इससे जिसका कोई बाउंड्री नहीं होता, ठीक है। इसके ऊपर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन नहीं होता कि वो उसके लिए डिसीजन ले ले, ठीक है। तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, लेसेस फेयर कहते हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर जो हम माशरे में बात करें, तो माशरे में ज्यादातर बच्चे इस तरह होते हैं कि मतलब हम इसको एक्सप्लोर कर देते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं इस तरह। वो सर्च करते हैं और मुख्तलिफ रिसोर्सेज से फिर क्या करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें सीखते हैं। तो इसके नतीजे में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, इवन बच्चा फारिग मतलब बालिग भी हो जाते हैं, बुलागत तक पहुंचती हुई, फिर भी उसको नमाज और उसका मीनिंग सही तरीके से नहीं आता, क्योंकि हमने उसको छोड़ा है इस तरह बाहर जाके। कहते हैं बस सीख जाएंगे सीख जाएंगे, तो बस बाकी बाकी लोग जो करते हैं, तो ये भी उसको फॉलो करते हैं इस तरह। तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, लेस इज फेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये भी वैल्यू तो ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन किसी ने फॉलो अप सही नहीं किया इसके। फिर होते हैं एक नेक्स्ट सिस्टम होता है, दैट इज रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिस्टम। यानी मतलब बच्चा जब सही काम करते हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको एडमायर करते हैं। लेकिन अगर अनएक्सेप्टेबल वैल्यूज के काम करते हैं, वो काम जो एक्सेप्टेबल नहीं है, कल्चर के खिलाफ है, रिलीजन के खिलाफ है, तो इसकी प्रॉपर पनिशमेंट देते हैं। तो उसको एक इनदर कॉमन ट्रांसमिशन है, ठीक है, कि वो वैल्यू फिर उनमें पख्ता हो जाते हैं। नेक्स्ट जो दैट इज रिस्पॉन्सिबल चॉइस। रिस्पॉन्सिबल चॉइस का मतलब क्या है कि मतलब encourage the children to explore competing values and to weigh their consequences, support and guidance are offered। इसमें मतलब ये होता है कि बच्चे प्रॉपरली गाइड करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, ठीक है। वो इसके जो ऑप्शंस होते हैं या इसके जो चॉइस होते हैं, वो अपने चॉइस की तरफ जाते हैं, ठीक है, और अपना वैल्यू उसी ही में बनाते हैं। सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल चॉइस उसको कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो ब्लूम टेक्सोनोमी ने भी इस पे भी काम किए हैं, और 1996 में रेथ एंड हरमिन जो एक सेमन प्रपोज्ड थ्योरी, ठीक है, इसने भी एक थ्योरी वो किया था। उसमें इसने तीनों फैक्टर डिस्कस किए, कॉग्निटिव फैक्टर, अफेक्टिव डोमेन्स और साइकोमोटर डोमेन। सो चूजिंग क्या होता है, चूजिंग मतलब है जी, मतलब ये है कि चूजिंग फ्रीली फ्रॉम अल्टरनेटिव्स, ठीक है, यानी आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द consequences ऑफ ईच अल्टरनेटिव। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत है। जिस तरह के जब हम बैचलर प्रोग्राम की तरफ आ जाएं, और आपके पास तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन फिर आप एक प्रोग्राम को सेलेक्ट करते हो, चाहे बीएसएन हो या एमएलटी हो, तो आप इसको ना, इसके आगे पीछे सारे मतलब एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हो कि इसका फ्यूचर में क्या प्लान होगा। तो
दिस इज व्हाट आपका कॉग्निटिव थिंकिंग होता है, यानी आप माइंड में एक प्रॉपर डिसीजन लेते हो, आपके पास अल्टरनेटिव बहुत है, आपके पास ऑप्शंस है, लेकिन आप एक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो, उसको फॉलो करते हो, दैट इज योर कॉग्निटिव स्किल। अच्छा जी, इसके अलावा प्रेजिंग होते हैं। प्रेजिंग इज बेसिकली अफेक्टिव, ये अफेक्टिव डोमेन्स में होते हैं, ठीक है। इसमें इन्वॉल्व प्राइड या हैप्पीनेस एंड पब्लिक अफेयर अफर्मेशन, ठीक है। यानी आप जो डिसीजन लेते हो ना, तो आप इस डिसीजन में देखते हो कि ये मैं जो काम कर रहा हूँ, जिस तरह के मैंने बीएसएन सेलेक्ट की है, ठीक है, तो इसमें मैं भी खुश होऊंगा, या मैं फैमिली या जो सोसाइटी है वो भी खुश होंगे, ठीक है। सो द प्रेजिंग इज जस्ट रिलेटेड टू योर कॉग्निटिव थिंकिंग। फिर इसके बाद एक्टिंग होता है। एक्टिंग इज बेसिकली साइकोमोटर, ठीक है। सो जिस तरीके से आप बिहेवियर, ठीक है, या आपका एटीट्यूड्स, ठीक है, ये आप प्ले करते हो, सो आप प्राइमरीली ये डिपेंड करते हैं आपके डिसीजन के ऊपर। सो मैंने आपको क्लास में भी कहा था ना कि हम अक्सर नर्सिंग में बाई चांस आते हैं, यानी हम नहीं चाहते हैं कि हम नर्सिंग में आ जाए, लेकिन बाई चांस आ जाते हैं। इसलिए फिर हम अपनी जो प्राइमरी फोकस होते हैं या जो जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं, उसको हम मतलब इग्नोर कर देते हैं। तो एक्टिंग आपका क्या करते हैं कि आपका जो चॉइस होते हैं वो आपकी रिप्रेजेंटेड, या आपका एक्टिंग उस इस इससे पता चल जाते हैं, आपका एटीट्यूड इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ जी, इसने जो सिलेक्शन किया ये सिलेक्शन सही नहीं है। सो दिस इज योर साइकोमोटर डोमेन। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ वैल्यूज आते हैं, ठीक है। सो एक होते हैं इंडिविजुअल वैल्यू और एक होते हैं कलेक्टिव वैल्यू। अब इंडिविजुअल वैल्यू क्या होते हैं, ठीक है, यानी मतलब आप अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसी मतलब क्रिएटिविटी करते हो, या अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसी मुफीद चीजें अपने आप में डेवलप कर देते हो, जिसकी वजह से आपके एक इज्जत होते हैं, एक वकार होते हैं, जिस तरह की ईमानतदारी, जिस तरह की दियानतदारी, जिस तरह की झूठ न बोलना, या इसके अलावा अ, मतलब जेनरसिटी शो करना, एम्पैथी शो करना, ठीक है, ये सारी। सो इस क्या क्या कहते हैं, इस इंडिविजुअल वैल्यू। लेकिन एक होते हैं कलेक्टिव वैल्यूज। मिसाल के तौर पुलिस में आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो पुलिस एक होल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप गलत करते हो दूसरा भी गलत करते हैं, तो उसका मतलब है कि कोई ये नहीं कहते कि फला दो बंदों की वजह से पुलिस खराब है, ठीक है, कहते पुलिस डिपार्टमेंट ही सारा इस तरह है। इस तरह के एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा या दो बंदे इस तरह हो, लाजमी तो नहीं है कि सारे बंदे इस तरह, लेकिन उसकी वजह से फिर सारी ऑर्गेनाइजेशन की जो डिमोरलाइजेशन, या अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में दो बंदे भी ठीक हो और ऑर्गेनाइजेशन आगे प्रोसीड करते, तो सारे लोग कहते हैं कि हाँ, देखो फला ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन ले लो या फला ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करो, क्योंकि इसकी एम्प्लाई बहुत बेस्ट है या इसके रिसोर्सेज जबरदस्त है। वो क्यों? कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं। सो इसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव वैल्यूज होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग या ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज भी होते हैं। सो दैट इज रिलेशनशिप वैल्यू, और एक होता है सोसाइटल वैल्यू। रिलेशनशिप वैल्यूज का मतलब ये है कि जो आपकी लाइफ में जो भी बंदा आते हैं, आप उसको कितना रिस्पेक्ट देते हो, वो आपको कितना रिस्पेक्ट देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके फ्रेंड्स है, आपकी फैमिली है, आपकी कुलीग है, आपकी वाइफ है, ठीक है, तो आप उनको जो रिस्पेक्ट देते हो वो आपको जो रिस्पेक्ट देते हैं, दिस इज योर रिलेशनशिप वैल्यू। यानी इससे जाहिर हो जाते हैं कि आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांगर है। एक होते हैं सोसाइटल वैल्यूज, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन जिस सोसाइटी के जिस एस्पेक्ट्स पे बना होता है, जो कल्चर पे बना होता है, ठीक है, आप जब उसकी वैल्यूज देते हो, उसको अप्रिशिएट करते हो। मिसाल के तौर आपने पेरिफेरीज में एक स्कूल खोला हुआ है, ठीक है, तो वहां पे लोग आते हैं। अब पेरिफेरीज में लोग बुर्का पसंद करते हैं, लोग सेपरेशन पसंद करते हैं, आप इसी तरह की चीज इसमें रख देते हो, तो दिस इज योर सोशल वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या है कि नेचर ऑफ वैल्यूज, इसकी बेस पे भी क्लासिफिकेशन है। तो एक आपके पास पर्सनल वैल्यूज आते हैं, ठीक है, कि जो इंडिविजुअल खुद अपने आप में एडवांस करते हैं या डेवलप कर देते हैं। एक होते हैं फैमिली वैल्यूज, ठीक है, जो आपकी फैमिली या आपकी गुड फैमिली, या आपकी जो वैल्यू जो आप इन द फॉर्म ऑफ गुड सिचुएशन हो, इन द फॉर्म ऑफ बैड सिचुएशन हो, आप इससे सीखते हो या आपकी लाइफ में आते हैं, दैट इज फैमिली वैल्यू।
एक होती है सोशल कल्चर वैल्यू, यानी जिस सोसाइटी और जिस कल्चर में आप रहते हो, वो जो आपकी अंदर वो जो वैल्यू अडॉप्ट करते हैं, वो जो कंसिडरेशन पुट करते हैं, दैट इज योर सोशल कल्चर वैल्यू। ठीक है, कल्चर वैल्यूज आर सेंटर्ड ऑन व्हाट अ कल्चर बिलीव्स इज फेयर एंड जस्ट। जो आपकी कल्चर कहते हैं कि जी ये काम ठीक है, ये सही है, ये आपने करना है, ये आपने नहीं करना है, ठीक है। So there are the prevailing values of the society which change with time and either coincide or not with the family or personal value. So बहुत ज्यादा मतलब values होते हैं, बहुत सारी चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज भी होते हैं। अगर आप अपना पुराना टाइम याद करें और अभी करंट सिचुएशन देखें तो जमीन और आसमान डिफरेंस आई है। ठीक है, हमारे जो सीनियर लोग थे उसने जिस तरह के टाइम गुजारे और हम जिस तरीके से गुजार रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बाज वैल्यू तो हमारे जो पर्सनल वैल्यू होते हैं या फैमिली, इसमें कोइंसाइड हो जाते हैं, यानी इन डेप्थ हो जाते हैं, बाज वैल्यू इससे खत्म हो जाते हैं। फिर इसके बाद दूसरा जो वैल्यू दैट इज कॉल्ड मटेरियल वैल्यूज, यानी वो वैल्यूज जहाँ पे आप रिलेशनशिप है, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी फूड है या आपकी क्लॉथिंग्स है या आपके प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट से, इन सब चीजों से आपको जो वैल्यूज मिलते हैं, यानी जो मटेरियलिस्टिक नेचर की चीजें होती है, दैट इज मटेरियल वैल्यूज। फिर एक होते हैं स्पिरिचुअल वैल्यूज, यानी जो आप जिस अकीदे के साथ जितना पख्ता हो, इस अकीदा या आपके जो रिलीजन है, जिस अंदाज से आप उसको परफॉर्म करते हो, ठीक है, तो दैट इज योर स्पिरिचुअल वैल्यू। ठीक है, जिस तरह के आप एक अल्लाह पे, एक अल्लाह की वहदानियत पे यकीन रखते हो, ये सारे। फिर इसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल वैल्यू। प्रोफेशनल वैल्यू क्या है? इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आते हैं। सबसे पहले होते हैं अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का मतलब ये होता है कि जब आप दूसरों के, यानी जो आपके अदर कुलीग्स हैं, जब आप उनको वैल्यू देते हो, उनको रिस्पेक्ट देते हो, तो साथ उनकी खुशहाली और बहाली के लिए, हाँ, मतलब जो सब कुछ करते हो, दैट इज योर अल्ट्रुइज्म। लेकिन एक होती है अटानमी। अटानमी का मतलब है कि आप एक किसी इंसान को इतना अथॉरिटी देते हो कि वो अपने लिए सेल्फ डिसाइड करे, सेल्फ डिसीजन ले ले, खुद फैसला करे कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। सो दैट इज प्रोफेशनल वैल्यू एंड दैट इज कॉल्ड अटानमी। फिर एक होते हैं ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी का मतलब क्या होते हैं कि रिस्पेक्ट पर इनहेरेंट वर्थ एंड यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन, यानी इंसान की जो वो इज्जत होते हैं, या इंसान की जो सारे मतलब इंडिविजुअल प्रायोरिटी होते हैं, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट देना। ठीक है, यानी मिसाल के तौर एक औरत है, वो नहीं चाहते हैं कि मैं इस तरह के मौके के बगैर बाहर जाऊं, ठीक है, या एक मेल है, वो नहीं चाहते हैं कि मैं फीमेल के साथ इंटरेक्शन में रहूं, तो दिस इज ह्यूमन डिग्निटी। इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ है, वो मेल हो नहीं चाहते कि आप फीमेल के होते हुए मुझे कैरेक्टराइज करें। ठीक है, तो ये सारे, दिस इज समवॉट ह्यूमन डिग्निटी होती है, इंसान की अपनी लाइफ की एक रिस्पेक्ट होती है, दैट इज ह्यूमन डिग्निटी। एक होते हैं इंटेग्रिटी। ठीक है, इंटेग्रिटी का मतलब क्या होते हैं कि जब आप कोड ऑफ एथिक्स या आपके जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस है, उसकी अकॉर्डिंगली आप एक्शन करते हो, इंटरवेंशन करते हो, दैट इज योर इंटेग्रिटी। मींस यू आर इंटीग्रेट, यू आर रिलेटेड टू योर कोड ऑफ एथिक्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस। फिर एक होते हैं सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है कि जो आपकी ह्यूमनिस्टिक राइट्स है, या जहाँ जिस मुआशरे में आप रहते हो, वहाँ पे आपकी जो गवर्नमेंट है या आपकी जो स्टेट है, जो आपको राइट्स दे जाते हैं, ठीक है, आपकी मोरल राइट्स, आपकी लीगल राइट्स, ये सारे जब आपको देते हैं, तो दैट इज योर प्रोफेशनल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ सोशल जस्टिस। फिर इसके बाद वैल्यूज की सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जांपल एक जगह पे आपका वैल्यूज होते हैं, तो इसका मतलब है कि यू विल बी स्टेबल और आप कंसिस्टेंट रहते हो, ठीक है, और आप उस चीज को अपॉर्चुनिटी मतलब वो हाँ, आगे एक्सप्लोर कर देते हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये होता है कि जब आपके वैल्यूज होते हैं ना, तो आप सोसाइटी और आपकी जो बाकी रिलेशनशिप है वो स्ट्रांगर हो जाते हैं। यानी एक माशरे में जब आप लोग को, जैसा कि हमारी जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं, तो वो भी अल्लाह ताला के इंसान है, कोई और नहीं है, लेकिन लोग उसको डिमोरलाइज करते हैं, लोग उसको माशरे में हिस्सा नहीं देते, ठीक है, तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बनते हैं, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो क्योंकि हम इसको वैल्यू नहीं देते, अगर हम इसको वैल्यू दे दें कि ये तो इंसान है, अल्लाह ताला के पैदावार है, हमसे भी इस तरह बच्चा या बच्चे पैदा हो सकते हैं, तो वी हैव टू बी केयरफुल।
तो फिर कुछ नहीं होता। फिर वो लोग भी हमारे साथ इंटरेक्शन में होते हैं और उसको ये महसूस नहीं होता, या इस तरह के आपके पास इस तरह की मल्टीपल कोमार्बिड वाला डिजीज बंदा है, ठीक है, जो मुख्तलिफ बीमारियों के साथ है, आप उसको ना इसके अकॉर्डिंगली सही रिस्पॉन्स देते हो, तो फिर क्या होते हैं, उसकी और डिजीज का जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएंगी, मतलब और कुछ नहीं तो इसका सोशल या जो इसका एंजाइटी लेवल है वो कम हो जाएगा, सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा डेवलप होगा। इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज वैल्यूज आर द इफेक्टिव कल्चर एलिमेंट विच शेप द एलिमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज मेंबर ऑफ द कम्युनिटी दैट होल्ड टुगेदर। तो वैल्यू एक कल्चर की या कम्युनिटी का बेसिक हिस्सा होते हैं, जहाँ पे कल्चर में, जिस कल्चर में इंसान को आप वैल्यू देते हो तो वो नमूदार हो जाते हैं, वो अपने आप को कुछ समझ के फिर आपके लिए भी कुछ करते हैं और अपनी कम्युनिटी के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। दे इन्फ्लुएंस पीपल बिहेवियर एंड सर्व इज अ क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग द एक्शन ऑफ अदर। जब आप में प्रॉपर वैल्यूज आ जाते हैं ना, तो आप क्या करते हो कि आप बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हो, तो जब आप में सोशलिज्म और इंसानियत आ जाती है ना, तो आप बाकी लोगों को भी इजीली जज कर सकते हो, देखो इसमें तमीज नहीं है, इसमें सोशल जस्टिस नहीं है, ठीक है, या उनको किसी ने सोसाइटी के हवाले से कुछ नहीं सिखाया, क्योंकि आप में खुद वैल्यू है तो तब आप दूसरों को जज कर सकते हो। इसके अलावा दे हेल्प इन क्रिएटिंग नॉर्म्स टू गाइड डे टू डे बिहेवियर। जब आपकी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होते हैं, सो आप इसको, ये आपको ना मुख्तलिफ गाइडलाइंस की तरह, मतलब गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, तो आप मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ तरीके से अपना प्रेजेंटेशन शो कर देते हो। Their importance is independent of the circumstances. For example, even though if we may be unfair, fairness still is has a value. अब लाजमी नहीं है कि एक इंसान हर सिचुएशन में परफेक्ट डिसीजन ले ले। इंसान बाज़ औक़ात डिसीजन इसमें मिस भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसको क्या कहते हैं, जब आपका एक दफ़ा वैल्यू बन जाते हैं तो फिर भी आपको लोग वैल्यू देते हैं। In an organization, value serve is a framework for the behavior of its member. अब जब आप ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूज होते हैं इंसान की, तो ये एक ढांचा बन जाते हैं और लोग इसमें बहुत मज़े से पीसफुली अपना काम परफॉर्म या जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। The values are important because they help us to grow and develop. जब आपका वैल्यू होता है तो आप चाहते हो कि मैं न्यू न्यू चीज़ें भी सीखूं, मैं दूसरों के साथ अपना नॉलेज भी शेयर करूं, मैं रिसर्च भी करूं, मैं प्रैक्टिस भी करूं, मैं एजुकेशन भी हासिल करूं, ठीक है, तो इसकी वजह से आपका ग्रोथ भी होगा और आप डेवलप भी होंगे। अब मसला ये होता है कि हमारी फील्ड में अक्सर वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, वो वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स मुख्तलिफ वजूहात की वजह से आते हैं और इसमें हमारे जो कुलीग है ज़्यादातर डिमोरलाइज हो जाते हैं और इसके नतीजे में फिर पेशेंट भी सफ़र होते हैं और फील्ड भी सफ़र हो जाते हैं। सो कन्फ्लिक्ट रेफर टू some of the disagreement, yeah, discord arising within a group when the beliefs or action of one or more member of the group are either countered by or unacceptable to one or more member of another group। यानी आपके पास तो एक ऑर्गेनाइजेशन में लाजमी तो नहीं है, मुख्तलिफ लोग काम करते हैं, तो जब उनके बीच में इख्तिलाफात शुरू हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, यानी या अक्सर हमारी जो पॉलिटिकल लोग होते हैं आजकल हॉस्पिटल्स में या और ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक पीटीआई के होते हैं, एक दूसरी पार्टी के होते हैं, तीसरी पार्टी के होते हैं, तो इसके नतीजे में फिर क्या होते हैं, इसके नतीजे में फिर लड़ाई झगड़े और ये सारे वो शुरू हो जाते हैं। सो इवन अगर आप लोग को याद है, पिछले 2-3 हफ्ते पहले स्वात मोटरवे पे भी कन्फ्लिक्ट हुआ था। इवन के क्या कहते हैं, जो कोस्टर है, कोस्टर में लोग जा रहे थे, इमरान खान और ये पार्टी वाले की कुछ लोग थे, तो आपस में ना इसलिए काफी के फिर बहस हुआ, इवन फिर वही बंदा उसने ये शमूजों के करीब तक, बाबूजों के करीब लोगों ने इसको क्या किया पता है, स्पेशली लोगों को खड़ा कर दिया उस गाड़ी में, उससे मतलब नीचे उतर के उसको मार पीटा और फिर इस बाद में इसको ना मारा भी था, मतलब गोली भी चलाई। सो क्यों, छोटी सी बात होती है ना, कन्फ्लिक्ट रेज हो गया कि नहीं, मैं पीटीआई इस तरह होते हैं और बाकी इस तरह होते हैं, बाकी इस तरह। सो पीपल कैन लिव टुगेदर इन हार्मनी विद डिफरेंट वैल्यू सिस्टम। तो आपके हर एक कम्युनिटी में जाते हो मुख्तलिफ वैल्यू सिस्टम होते हैं, हिंदू के अपने वैल्यू सिस्टम है, मुसलमान के अपनी है, छत्रा
के अपनी है, पश्तून के अपनी है। वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स arise only when people attempt to force one set of value on another और lay claim। वो कब रेज होते हैं? जब मैं दूसरों की एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, या मैं दूसरों में मुदाखलत करना शुरू कर देता हूँ, या इससे उसको कहता हूँ कि जी आपका ये जो काम है आप गलत कर रहे हो। फिर तो क्या होते हैं, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट रेज होते हैं। सो टू एक्सक्लूसिव वैल्यू सिस्टम दैट डू नॉट अलाउ फॉर अ डाइवर्जेंट बिलीव्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हम नहीं चाहते कि हम डाइवर्जेंट रहें, यानी मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में एक और बंदा आ जाए और वहाँ पे उनका जो वैल्यू बिलीफ है हमारे मुस्लिम लोगों को डेवलप करे, तो जो हम मानते नहीं है, तो हम आखिर इसके साथ फिर क्या शुरू कर देते हैं, मतलब वो रीजनिंग वगैरह शुरू कर देते हैं, और इसके आखिर में फिर कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। अब कन्फ्लिक्ट की काजेस क्या है? डिफरेंट वैल्यू कैन लीड टू कन्फ्लिक्ट। मुख्तलिफ वैल्यूज जब आते हैं तो जाहिर सी बात है इसके नतीजे में कन्फ्लिक्ट डेवलप होगा। एक एक चीज को पसंद करते हैं, एक जिस तरह की, अगर हम गाय के एग्जांपल दे दें तो जो हिंदू मत लोग, बुद्ध लोग होते हैं, उसको माँ समझते हैं और उसको बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं, और हम इससे दूध लेते हैं और हम इस अपने लिए एक खुराक समझते हैं। तो अब डिफरेंट वैल्यू है, तो फिर इसमें इस दफा इस बीच में फिर क्या होते हैं, कन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाते हैं। मेकिंग एजम्पशन कैन लीड टू कन्फ्लिक्ट। अब जो हर एक बंदा एजम्पशन लेते हैं कि नहीं ये जो ठीक है वो ठीक है, आप जो कह रहे हो ये ठीक है, तो ये फिर आखिर में कन्फ्लिक्ट बन जाते हैं। डिफरेंस इन द वे यू वर ब्रॉट अप कैन लीड टू अ कन्फ्लिक्ट, ठीक है। जब आपकी रास्ते में मुख्तलिफ चीजें आते हैं तो तब बंदा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं कौन से रास्ता फॉलो करूँ, ठीक है, तो तब भी कन्फ्लिक्ट बन सकता है। डिफरेंट एक्सपेक्टेशन कैन लीड टू, जब आपकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होते हैं और आप अचीवमेंट डिफरेंट है, तो ये कैन आल्सो लीड टुवर्ड्स द conflict। knowledge and ability to deal with conflict can result in conflict। अब आपकी जो एबिलिटी और आपकी नॉलेज है, यानी जो आपके पास स्किल्स है वो अलग है, और आपके पास जो नॉलेज है वो अलग है। या तो आपके पास स्किल्स है लेकिन नॉलेज नहीं है, या आपके पास नॉलेज है लेकिन स्किल्स नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसके नतीजे में भी कन्फ्लिक्ट डेवलप हो सकते हैं। अब हम कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करेंगे? सो वन बाय वन स्टेप को हम देखते हैं, ठीक है। सो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज कंसेप्चुअलाइज इज द मेथड एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन फैसिलिटेटिंग द पीसफुल एंडिंग ऑफ द कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट तो हर सिचुएशन के अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि ऐसे कन्फ्लिक्ट जो एक पीसफुल एंडिंग होती है, आराम से खत्म हो जाते हैं। इट इज अ वे फॉर टू और मोर पार्टीज टू फाइंड अ पीसफुल सोल्यूशन टू अ डिसएग्रीमेंट अमंग देम। जिस तरह की जरगा सिस्टम होते हैं या जिस तरह की अदालत होते हैं, तो दो पार्टीज के बीच में जब कन्फ्लिक्ट कन्फ्लिक्ट होते हैं और आप सीनियर लोग बीच में बैठा देते हो और उसके बीच सारी चीजें सामने रखते हो, ठीक है, और फिर एक डिसीजन कंबाइन लेते हैं, ठीक है। द डिसएग्रीमेंट में भी पर्सनल होगा, या में भी फाइनेंशियल होगा, या में भी पॉलिटिकल होगा, या भी कोई इमोशनल होगे, ठीक है। सो ये फिर क्या होता है, जब आप दोनों ग्रुप की बात सुनते हो और इसको फिर डिस्कस कर लेते हो, तो फिर आखिर के एक एंड होते हैं। अगर इफ द एंड इज इन पीसफुल, तो हम कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन रिजॉल्व हो गया। लेकिन अगर और मजीद दुश्मनी बदल गई, तो आपने तो कन्फ्लिक्ट फिर रिजॉल्व नहीं किए। The conflict cannot be easily resolved with facts because the difference are belief based and not fact based। तो कहते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट होते हैं ना, वो जब अब हम रिजॉल्व करते हैं तो एक हकीकत पे मबनू होते हैं, ठीक है। यानी मतलब ये है कि जो फैक्ट्स है, जो रियलिटी है, इसकी बेस पे आप उसको रिजॉल्व करते हो, ना कि आपकी जो बिलीफ्स है, क्या अकायद तो अपनी जगह है, लेकिन जो रियल फिनोमिना है आपने उसको सामने रखते हुए उसको हल करना है। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्टेजेस क्या होते हैं कि सबसे पहले आप क्या करें, कन्फ्लिक्ट है क्या, इशू क्या है, जिस तरह कि हमने डायलेमा के बारे में डिस्कस किया था। सो डिफाइन द कन्फ्लिक्ट, ठीक है। फिर पॉसिबल सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, फिर उस सोल्यूशन को आप टेस्ट करें, इसकी फ्यूचर आउटकम को भी देखें कि पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं, इसके साथ साथ इसके अल्टरनेट भी देखें, और इसके बाद इसकी सोल्यूशन भी फाइंड आउट करें। तो आखिर में आप या तो रिजेक्ट करें,
ठीक है, या एक्सेप्ट करें। जब आप एक्सेप्ट करते हो तो इट मीन्स कि आपका जो कन्फ्लिक्ट सोल्यूशन है वो खत्म हो जाएगा, दैट बिकम एग्जैक्ट। ठीक है, फिर वे टू रिजॉल्व अ कन्फ्लिक्ट, सो बी काम। आपने यही सबसे पहले है ना कि जब आप दूसरों की सुनते नहीं हो और बार बार इमोशनलाइज हो जाते हो तो आप कन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं कर सकते हो। आपने बेनिफिशिएंट शो करना है, आपने दूसरों के लिए अच्छा ही सोचना है। ठीक है, आप डिस्कस करें या डिबेट करें, यानी इसके साथ इसके दोनों अल्टरनेट्स या इसकी जितनी पॉसिबल ऑप्शंस है उसको सामने ले आई। ठीक है, कि एक इशू है तो इशू को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी जिस तरह के दो तीन बंदे बैठ के ना वो इशू पहले डिस्कस करते हो, उसकी सारे एस्पेक्ट की, इस फला बंदे ने इस टाइम ये कहा था, फिर हमने ये डिसीजन लिया था। ठीक है, ये सारे ऑलवेज शो रिस्पेक्ट। लेकिन ये चीज़ होता है कि जब आप बीच में एक पार्टी में भी बैठे हुए हो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हो, ठीक है, तो तब आप डिबेट पीसफुली रिजॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। इमोशन को आप इसमें एक्नॉलेज करें। ठीक है, कि अगर आप इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, सो आप कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं कर सकते हो। इसके अलावा चेंज द वर्डिंग, यानी इसका मतलब ये कि जहाँ पे आप कन्फ्लिक्ट सॉल्व करते हो तो वहाँ पे अपना मेंटेलिटी चेंज करें, यानी वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल स्मूथ होना चाहिए। कंप्रोमाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास मतलब इस तरह की सबूत भी मौजूद है, लेकिन आप अगर जितना आपसे हो सके आप कंप्रोमाइज करें। फिर इसके अलावा सीख मेडिटेशन, यानी आप मेडिटेशन का मतलब ये होता है आपके पास जितना अल्टरनेट होते हैं, यानी जिस तरह के आप लोग हम कभी कभी कन्फ्लिक्ट में या तो खामोश हो जाते हैं या म्यूजिक सुनते हैं या कुछ और इस तरह करते हैं। ठीक है, तो आप इस ये भी आप अल्टरनेट है। एक्सेप्ट द सिचुएशन, बाज़ औक़ात हम चीज़ को मानते नहीं हैं। तो मैं आप लोगों को 2 चीज़ें बताऊँ बेटा, कि जब आपको पता चल जाए ना कि मुझसे गलती हुई, तो सिंपली वो कहिए सॉरी सर या सॉरी ब्रदर, आइंदा इस तरह नहीं होगा इंशाल्लाह। बस ये गलती है, मैंने मान लिया। आप अगर गलती मानते हो तो बंदा चाहे जितना भी मुश्किल है, सख्त दिल क्यों ना हो, फिर भी आपको कहते हैं इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम केयर केयर करें। इफ ऑल एल्स फेल, फिर वेट करें कि इसका आउटकम क्या होगा। Case analysis. A young married man who was diagnosed with HIV positively toward AIDS requests the nurse not to tell his diagnosis to his wife. ठीक है, यंग बंदा है, HIV पॉजिटिव है, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी बीवी, सॉरी उनकी बीवी को न बताना कि उसको एड है। द यंग मैन ऑफ इन एज 23 सफरिंग फ्रॉम मेटास्टेटिक कैंसर रिक्वेस्ट द नर्स नॉट टू टेल देयर मदर her diagnosed and instead to proceed with the chemotherapy। और दूसरा जो केस है कि लेट्स सपोज 23 साल की यंग लड़का है, ठीक है, और उसको मेटास्टेटिक कैंसर है एंड द कैंसर इज ट्रांसफर टू अदर एरिया। अब वो नर्स को रिक्वेस्ट कर रही है बार बार कि आप नहीं, मेरी माँ को नहीं बताना है। ठीक है, अगर कि आप अपना केमोथेरेपी भी स्टार्ट करें। सो ये एक दो केसेस आपके पास है, तो इसमें आप कैसे वैल्यू सिस्टम और आपके जो कन्फ्लिक्ट है उसको कैसे रिजॉल्व करें। इन द केस cited above of the young married man who has eight, telling the wife would be far more advantageous so that she can be examined, protected and treated, understand the husband illness and participate in his care। अब इसमें ये है कि अगर आप इसको बता दें तो इट इज़ बेटर, क्योंकि मतलब वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगी, शी वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे फिर। ठीक है, वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट करेंगे और इसकी ट्रीटमेंट में भी कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और वो अंडरस्टैंड करते हैं कि मेरे हस्बैंड को जो बीमारी है इसके साथ उसने कैसे गुजारना है। ठीक है, तो उसकी केयर में पार्टिसिपेशन शुरू करें। अगर हम उसको नहीं बताते तो खुद भी इस तरह होंगे और दूसरे लोगों को भी नहीं बताएंगे। इन द केस ऑफ यंग मैन मेटास्टेटिक कैंसर, टेल हर मदर द ट्रूथ विल बी बेनिफिशियल। अब अगर उनकी माँ को बताए कि जी इसको ये है, शी विल पार्टिसिपेट इन द ट्रीटमेंट प्लान एज वेल एज इन स्पिरिचुअल प्रिपरेशन फॉर द यंग मैन। वो मतलब जहाँ से हो सकती है दुआएं भी मांगेंगे। ठीक है, और इसके ट्रीटमेंट में मुसलसल या प्रॉपर हिस्सा लेंगे। सो दिस इज समथिंग कि जब आप आपके कन्फ्लिक्ट आते हैं तो आप कन्फ्लिक्ट वैल्यू सिस्टम
जब इसमें पुट कर देते हो तो आप इसकी सारी एस्पेक्ट्स को देखें कि सबसे पहले कन्फ्लिक्ट है क्या, ठीक है, कन्फ्लिक्ट की काजेज क्या है, इसके अल्टरनेट सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, ठीक है। और लेकिन इसमें आपने अपने आप को कूल एंड काम डाउन करना है, तो तब आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते हो। सो ये जो हमारा आज वाला टॉपिक था, जो ऑलरेडी हमने आज क्लास में कंटिन्यू भी किया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें रह गया, वो मैंने इधर आपको कंटिन्यू की है, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लेता हूँ, बाकी आप उसको देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।